हेलो फ्रेंड्स, noeconomics.in में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के पार्ट 3 के बारे में, जो कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल का आखिरी पार्ट भी होगा। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्कस फ्लेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि एक ओपन इकोनॉमी में जब कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है और इकोनॉमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर काम कर रही है, तो ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में चेंज का इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल आप noeconomics.in वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल के इम्परफेक्टली मोबाइल होने का क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि कैपिटल का क्या मतलब है। यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल या पूंजी का क्या मतलब होता है। डिटेल में हम कभी किसी और वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कैपिटल का मतलब उस हर चीज से है जिसका इस्तेमाल किसी भी दूसरी तरह के वेल्थ के निर्माण में इनपुट के रूप में किया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल वो इनपुट है जो आगे किसी उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि कैपिटल किसी समय इम्परफेक्टली मोबाइल है, तो इसका मतलब है कि उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट्स को एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाना आसान नहीं है। यानी कैपिटल को एक देश से दूसरे देश में मूव करने के लिए तरह तरह के टैक्स, टैरिफ, सेस या ड्यूटीज चुकानी पड़ती हैं। अगर कैपिटल कोई फिजिकल कैपिटल है तो उसे एक देश से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कराने के समय कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैरिफ, IGST और इसी तरह के कई टैक्स चुकाने पड़ते हैं। ठीक इसी तरह अगर फाइनेंशियल कैपिटल का ट्रांसफर किया जा रहा है तो इस पर भी जो सूटेबल टैक्स है वो चुकाने पड़ते हैं। अगर ह्यूमन कैपिटल है तो वर्क परमिट या वर्क वीजा लेना पड़ता है। जब कैपिटल के मूवमेंट पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि कैपिटल इम्परफेक्टली मोबाइल है। चलिए अब जल्दी से पॉइंट पर आते हैं और पहला केस देखते हैं। देखते हैं कि एक ओपन इकोनॉमी में जहां कैपिटल इम्परफेक्टली मोबाइल है और इकोनॉमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत काम कर रही है, ऐसे में देश की मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किया जाए तो नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब है कि देश की करेंसी की कीमत का निर्धारण देश की सरकार कर रही है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस पर निर्भर नहीं कर रहा है। एक देश को अपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अपने फॉरेन रिजर्व पर, जिसमें डॉलर, गोल्ड या दूसरे तरह की सिक्योरिटीज का भंडार भी शामिल है, उस पर दबाव डालना पड़ता है। दोस्तों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं समझी जाती है क्योंकि ये गैर पारदर्शी होती है। मार्कस फ्लेमिंग के हिसाब से पहले केस में जहां कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है, ऐसे में एक ओपन इकोनॉमी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत काम करती है। वहां अगर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए देश का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है किसी भी तरह का, तो इसका राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। स्थिति पहले जैसी ही बनी रहती है। चलिए इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस में नेशनल इनकम को दिखलाया गया है, जबकि वाई एक्सिस में इंटरेस्ट रेट को दिखलाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऊपर की ओर जाती हुई एक रेखा है। मैंने आपको मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के पार्ट 1 में बतलाया था कि जैसे जैसे कैपिटल की मोबिलिटी कम होती जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता चला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुरू में संतुलन E0 बिंदु पर है, जहां IS कर्व और LM कर्व आपस में बराबर है, और यहाँ पर OR1 इंटरेस्ट रेट और OY1 नेशनल इनकम का स्तर है। अब अगर मान लिया जाए कि देश का सेंट्रल बैंक
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है जिससे कि राष्ट्रीय आय के स्तर को बढ़ाया जा सके, तो ऐसे में एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करने लगता है और संतुलन इवन बिंदु पर चला जाता है, जहां राष्ट्रीय आय का स्तर पहले से अधिक है और जहां ब्याज दर के स्तर में भी कमी आई है। लेकिन दोस्तों, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाने पर या कहें कि मनी सप्लाई बढ़ाने पर देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नया संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व के नीचे है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व के नीचे का एरिया बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को बतलाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व के ऊपर का एरिया बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस को बतलाता है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बतलाया था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है तो सरकार को अपने फॉरेन रिजर्व से पैसा निकालकर अपने इंटरनेशनल बकायों का भुगतान करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए देश को अपने फॉरेन रिजर्व्स बेचने पड़ते हैं। दोस्तों, जब एक देश अपने फॉरेन रिजर्व्स में कमी करता है, जब एक देश के फॉरेन रिजर्व्स में कमी आती है तो उसे अपनी मनी सप्लाई में भी कमी करनी पड़ती है। अगर एक देश की सरकार अपने फॉरेन रिजर्व में कमी के मुताबिक अपने मनी सप्लाई में कमी नहीं करती है तो उसकी करेंसी की कीमत में गिरावट होने लगती है। इसलिए जब एक देश की सरकार अपने फॉरेन रिजर्व में कमी करती है तो उसे अपने मनी सप्लाई में भी कमी करनी पड़ती है। मनी सप्लाई घटने पर एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने लगता है और संतुलन फिर से पुराने स्तर पर वापस लौट जाता है। यहाँ पर साफ है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में जब कैपिटल इम्परफेक्टली मोबाइल है, ऐसे में एक ओपन इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी में अगर चेंज किया जाता है तो इसका कोई खास इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के संतुलन पर देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम दूसरा केस देखते हैं। ओपन इकोनॉमी में जहां कैपिटल इम्परफेक्टली मोबाइल है और जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत काम करती है, वहां अगर फिस्कल पॉलिसी में चेंज किया जाए, यानी देश की राजकोषीय नीति में परिवर्तन किया जाए, तो इसका राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जब सरकार ओपन इकोनॉमी में जहां फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम काम कर रही है और कैपिटल इम्परफेक्टली मोबाइल है, ऐसे में देश के अंदर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाई जाती है, यानी विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई जाती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि सरकार अपने सरकारी खर्चों में वृद्धि करती है, तो नया संतुलन E0 बिंदु से बढ़कर E1 बिंदु पर चला जाता है। क्योंकि जब सरकार अपने सरकारी खर्चों में वृद्धि करती है तो IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। नए संतुलन बिंदु पर नेशनल इनकम और ब्याज दर का स्तर पहले से अधिक है। जब ब्याज दर पहले से अधिक होती है तो निवेश में कमी आती है और राष्ट्रीय आय घटता है। चूंकि E1 नए संतुलन स्तर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है, मनी सप्लाई में वृद्धि होती है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। दोस्तों, जब मनी सप्लाई में वृद्धि होती है तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करने लगता है। एलएम कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट करने पर नया संतुलन E2 बिंदु पर चला जाता है, जहां ब्याज दर का स्तर पहले से कम है और नेशनल इनकम पहले से अधिक है। यहां पर साफ है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में जब कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है या कहें कि लेस मोबाइल है, ऐसे में देश की फिस्कल पॉलिसी परफेक्टली काम करती है। चलिए अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं जहां फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। मान लिया जाए कि एक ओपन इकोनॉमी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत काम कर रही है और जहां कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है। अगर इस केस में सरकार का सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है कि राष्ट्रीय आय को बढ़ा सके, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करने लगता है, जिससे नया संतुलन E0 से E1 बिंदु पर चला जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि नेशनल इनकम का स्तर पहले से अधिक है पर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है।
दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंतर्गत बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में होती है, डेफिसिट में होती है, तो देश की करेंसी का डिवैल्यूएशन होने लगता है। जब करेंसी के मूल्य में कमी आती है तो विदेशों में देसी प्रोडक्ट सस्ते होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर विदेशी प्रोडक्ट की कीमत पहले से अधिक चुकानी पड़ती है, क्योंकि करेंसी के एक्सचेंज में अब ज़्यादा पैसे लगते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि करेंसी के वैल्यू के कम होने पर देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है और इंपोर्ट में कमी होने लगती है, आयातों में कमी आती है। ऐसे में आईएस कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट करने लगता है, जो राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन को E2 बिंदु पर पहुंचा देता है। साफ है कि इस केस में मॉनेटरी पॉलिसी परफेक्टली काम करती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का स्तर अब पहले से अधिक है। दोस्तों अब हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि कैपिटल की मोबिलिटी जैसे जैसे और कम होती जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व वाई एक्सिस की तरफ मुड़ता ही चला जाएगा। अगर हम मान लें कि कैपिटल की मोबिलिटी बहुत अधिक ही कम है, तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को और भी अधिक स्टीपर बनाना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो डायग्राम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो डायग्राम को बहुत अधिक कंफ्यूजिंग बना देगा अगर हम एक ही डायग्राम में इन चीज़ों को भी समझाने की कोशिश करें तो। इसलिए हम यहाँ पर डायग्राम को जटिल नहीं होने देंगे और सिंपल डायग्राम को प्रिफर करेंगे, जिसमें हमने कैपिटल की मोबिलिटी को ना तो परफेक्टली मोबाइल माना है और ना ही परफेक्टली इमोबाइल माना है, ताकि डायग्राम को मिनिमलिस्टिक रखा जा सके। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए पेटीएम अकाउंट के लिंक में जाकर अपने पसंद का पेमेंट ऑप्शन चुनकर मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद इस चैनल को चलाते रहने में मेरी बड़ी मदद कर सकता है। चलिए अब हम आखिरी सिनारियो देखते हैं कि एक ओपन इकोनॉमी में जहां कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है और इकोनॉमी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत काम कर रही है, वहां फिस्कल पॉलिसी की क्या भूमिका हो सकती है। चलिए सीधे डायग्राम में आते हैं। आप देख सकते हैं कि शुरू में संतुलन E0 बिंदु पर है, लेकिन जब सरकार एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करने लगता है और संतुलन E1 बिंदु पर चला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि नए संतुलन पर नेशनल इनकम पहले से अधिक है और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले भी बतला चुका हूं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होती है तो देश की करेंसी का वैल्यू बढ़ने लगता है। करेंसी के वैल्यू के बढ़ने पर देश का टोटल एक्सपोर्ट घटने लगता है और टोटल इंपोर्ट में वृद्धि होती है। ऐसे में आईएस कर्व फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस लौट जाता है, जहां राष्ट्रीय आय और ब्याज दर का स्तर पहले जितना ही रहता है। दोस्तों इस तरह हम यहां पर देख सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का इस केस में कोई खास इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर नहीं दिखाई पड़ता है। दोस्तों इस पूरे विश्लेषण के बाद हम यह कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में देश की मॉनेटरी पॉलिसी का देश के राष्ट्रीय आय और ब्याज दर के संतुलन पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम यह कह सकते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार की फिस्कल पॉलिसी तब बहुत अधिक प्रभावी साबित होती है। लेकिन जब बात फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की जाती है तब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव साबित होती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी का तब कोई खास महत्व नहीं होता है। दोस्तों मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल अलग अलग परिस्थितियों में इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम को समझाने का एक अच्छा जरिया हो सकता है, पर हमें इसे एक परफेक्ट या एकमात्र जरिया नहीं समझ लेना चाहिए। दोस्तों मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल आने के बाद से अब तक इंटरनेशनल इकोनॉमी में बहुत अधिक चेंजेस आ चुके हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमी ठीक मुंडेल के मॉडल के हिसाब से रिएक्ट करेगी या फ्लेमिंग के मॉडल के हिसाब से रिएक्ट करेगी। पर हाँ, हम जरूर यह कह सकते हैं कि मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के इम्पैक्ट को समझने का एक अच्छा जरिया हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।